चलिए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। कहानी ही है, बस आप लोग समझो तो कहानी ही है और क्या है। यहाँ देखिए, तो मैंने कल ये डायग्राम मिटाया भी नहीं है, कल का ये डायग्राम नहीं है। होपफुली आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। कल जो ये बताया था ये सब कुछ क्लियर हो गया था, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। देखिए, देखो एक डक्ट और भी होता है, ऐसे देखिए, जो डायरेक्टली ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है ऐसे। ये एक एडिशनल डक्ट होता है, ये वाला डक्ट देखिए, जो सीधा पेनक्रियाटिक डक्ट को ड्यूडेनम से जोड़ता है। ये एक हेल्पिंग डक्ट है, देखो इस डक्ट को डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं। ये भी आप बना लीजिएगा अपने उसमें ऐड कर लीजिएगा इसको। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं इसको। ये क्या होता है बताओ? ये डायरेक्टली आपके पेनक्रियास को ड्यूडेनम से जोड़ता है, इसमें कोई स्फिंक्टर वगैरह नहीं होता। ये एक हेल्पिंग डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको एक्सेसरी डक्ट कहा जाता है, डक्ट ऑफ पेनक्रियास कहते हैं। ये एक एक्सेसरी डक्ट कहते हैं इसको, जो पेनक्रियास को सीधा ड्यूडेनम से जोड़ता है। इसी को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहा जाता है। ये वाला याद रखिएगा। देखो ये डक्ट आप दिखा रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये डक्ट ये ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, इसका नाम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, ताकि डायग्राम में मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या होता है। चलिए, तो वो मैंने आपको डायग्राम का पार्ट तो बता दिया सारा। अब देखो यहाँ पर हिपैटिक सेल्स जो होते हैं, हिपैटिक सेल्स, यहां से बाइल बनता है, है ना? हिपैटिक सेल से बाइल का सिक्रेशन होता है, और इस बाइल में मतलब एक तो कहते हैं ये पीएच इसका नियरली 8.3 के आसपास होता है, अल्कलाइन पीएच कहते हैं इसका। इसमें ऑर्गेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे सोडियम के सॉल्ट्स कहते हैं, सोडियम सॉल्ट होता है इसमें, सोडियम टोरोकोलेट कहते हैं, सोडियम ग्लोकुलेट होता है। एक्चुअली ये स्टेरॉइड्स जो देख रहे हैं आप, इसको बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लोकुलेट, इसको बाइल सॉल्ट कहा जाता है। ये मेन बाइल का कंपोजिशन है, बाइल का मेन सिक्रेशन बाइल सॉल्ट ही होता है, जो एक ऑर्गेनिक स्टेरॉइड कहा जाता है इसको। ठीक है, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये बाइल सॉल्ट के नाम होते हैं। इसके अलावा देखो इसमें बाइल पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट बनता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से जो उसका जो हीम पार्ट होता है ना, हीम, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, वहीं से ये बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो उसका जो हीम पार्ट है ना, हीम पार्ट, उसी से ये
बाइल पिगमेंट बनता है, और ये पिगमेंट आप जानते हैं इसी को बिलीरुबिन और यही पे और देखो इसको बिलीवर्डिन कहा जाता है। बाइल पिगमेंट याद रखिएगा, नो यूज, ये एक तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं इसको, यूरिन से बाहर आ जाता है। बाइल पिगमेंट का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता, मेन यूज बाइल सॉल्ट का ही है। बाइल पिगमेंट इज ए काइंड ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं इसको, इट हैज नो यूज। समझ में आ गया? थोड़ा ये येलोइश कलर का होता है पिगमेंट ये, बट इसका कोई यूज नहीं होता हमारे बॉडी में। ये हमारे लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो यूरिन से बाहर निकलता रहता है। फिर देखो, बाइल में फॉस्फोलिपिड होते हैं, बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल में बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं। और सबसे ज्यादा बाइल में वाटर होता है, मोस्टली तो वाटर ही होता है। जो बाइल आपके लिवर से आता है उसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है। तो वाटर के बाद ये चीजें मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बाइल या बाइल का मैक्सिमम परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो वाटर का ही होता है जो लिवर से आता है ना। जिस बाइल का सिक्रीशन लीवर से होगा उस बाइल में मैक्सिमम वाटर होता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं जिसको बाइल सॉल्ट कहते हैं, बाइल पिगमेंट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता, फॉस्फोलिपिड होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं इसमें। और याद रखिएगा, ये जो बाइल सॉल्ट है ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट ही इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल सॉल्ट फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाइल जो होता है ये एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम में भी इन्वॉल्व होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओवरऑल बाइल जो होता है ये आपके पैंक्रियाज के एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। दोनों बनता है, अरे दोनों बनता है, हीम से ही बिलीरुबिन बनता है, वहीं से बिलीवर्डिन भी बनता है। बिलीवर्डिन का अमाउंट कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ जी, ये बाइल सॉल्ट के फंक्शन है इमल्सिफिकेशन में और फैट के एब्जॉर्प्शन में। समझ में आ गया सबको? और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओवरऑल बाइल जो होता है ये पैंक्रेटिक एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और आप जानते हैं, अब ये चीज याद रखना, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। बाइल लैक एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। याद रखना, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलता, तो डायरेक्टली किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करता है।
इनडायरेक्टली तो करेगा, बट डायरेक्टली इसका कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं होता फूड को ब्रेक करने में। डाइजेशन में क्योंकि बाइल के अंदर किसी तरह का एंजाइम नहीं होता, बाइल में बहुत कुछ होता है, इसलिए कहते हैं बाइल एक ऐसा कंपोनेंट है लीवर से जो आता है कि ये डायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, बट इसके बिना डाइजेशन होता भी नहीं। देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाइल जो होता है ये खुद डाइजेस्ट नहीं कर रहा, बट अगर बाइल ना हो तो फूड का डाइजेशन भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो पेनक्रियाज का एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है ये, और पेनक्रियाज का एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। समझ में आ गया? और याद रखना प्रेजेंस ऑफ bile in small intestine also neutralize the acidic kind of stomach. हाँ, तो लाइकली भी होता है, और क्या जो लिखा हुआ है वही है। इस एंजाइम में आप पेंक्रियाटिक लाइपेज जो मेन एंजाइम होता है डाइजेशन के लिए, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो भी आप भी लिख लीजिए। अगर लाइपेज लिखा है तो लाइपेज आप भी लिख लीजिए। तो ये मैंने बता दिया आपको बाइल के पूरे कंडीशंस के बारे में। बाइल क्या होता है, बाइल में क्या क्या चीजें होती हैं, बाइल का कंपोजिशन क्या होता है, और एक दिन में इस बाइल का जो अमाउंट है लगभग ये 600 से 800 ml के बीच में बनता है, अमाउंट ऑफ बाइल पर डे। एक दिन में लीवर इतने अमाउंट में बाइल का सिक्रीशन करता है, 600 से 800 ml। ठीक है? तो ये कहानी है बाइल के बारे में। अब चलिए अब आते हैं देखो पेनक्रियास को आप जानते हैं, पेनक्रियास को आप जानते हैं, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो पेनक्रियास में आप जानते हैं एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। हमें यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट देखना है, एंडोक्राइन तो बात की बात है, हम एक्सोक्राइन की बात कर रहे हैं। तो एक्सोक्राइन में देखो बहुत सारे हम बात करते हैं, पेनक्रियाटिक एसिनी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स, इसको एसिनी कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट को पेनक्रियाटिक एसिनी कहा जाता है, और इस एसिनी में दो तरह के सेल्स मिलेंगे आपको, एसिनल सेल एंड डक्ट सेल कहा जाता है। मतलब पेनक्रियास में देखोगे ना कैसे, तो इस तरह का आपको ग्रुप ऑफ, देखो एक तो इस तरह का, इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और इसके अलावा देखो ये एसिनी कहा जाता है, इसको एसिनी कहते हैं। पेनक्रियास के आपको टीएस में दो तरह का आपको मिलेगा, देखो ये जो आप ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको आइलेट ऑफ क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है इसको, जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है ना। अरे बाइल का भी न्यूट्रलाइज करेगा, बाइल का बेटा काम क्या होगा बताओ? अरे जो एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बाइल। अगर एसिड बेस पढ़ा है आप लोगों ने, जो स्टमक से HCl आएगा उस मीडियम में इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बाइकार्बोनेट की जरूरत होती है। बाइकार्बोनेट की वजह से ही पीएच अल्कलाइन होता है। यार आप लोग केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा
इसीलिए कहा जाता है कि बायोमोलिक्यूल्स पहले पढ़ाया जाता है बच्चों को, और थोड़ा सा केमिस्ट्री का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट एक बेस का काम करता है, तो एसिडिक काइन जो आ रहा है उसी को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा नहीं। यहां देखो, ये मैंने कहा कि पेनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल्स का पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये देखिए, ये पेनक्रियाज का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इसको, जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है। और ये देखिए ये एसिनी है, देखो ये सब एसिनी कहते हैं इसको। और इस एसिनी में दो तरह के सेल्स हैं, देखिए, एसिनर सेल एंड डक्ट सेल कहते हैं। इसी डक्ट सेल से बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है, और इस एसिनर सेल से देखो एंजाइम्स बनते हैं, प्रो एंजाइम कहा जाता है। इनएक्टिव एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम कहते हैं। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि पेनक्रियाज के अंदर दो तरह का सेल्स का ग्रुप होता है, एक्सोक्राइन होता है और एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन जो है देखो उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये सब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, नाम सुना है ना, बहुत नॉर्मल सा टर्म है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको एंडोक्राइन पार्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो मैंने कहा कि ये जो आपका पेनक्रिटिक एसिनी है, जो एक्सोक्राइन का पार्ट होता है, इसके अंदर दो तरह के सेल्स मिलेंगे आपको, एक एसिनर सेल होता है, एक डक्ट सेल होता है। डक्ट सेल, ये नाम नया आपके लिए एनसीईआरटी में नहीं है, ये इवन एसिनर सेल भी लिखा हुआ नहीं है। तो एसिनर सेल से एंजाइम्स आते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और डक्ट सेल से क्या आएगा बताओ, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है। पेनक्रिटिक सिक्रीशन बहुत ज्यादा अल्कलाइन है, उसका मेन जो अल्कलाइन सिक्रीशन होता है ये बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। और देखो अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं पेनक्रियाज से। तो देखिए पेनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजेन आता है, काइमो ट्रिप्सिनोजेन आता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहते हैं, सॉरी यहां से एमाइलेज भी आता है, पेनक्रिटिक एमाइलेज कहते हैं इसको। यहां से लाइपेज भी आता है, पेनक्रिटिक लाइपेज कहते हैं इसको। ऐसे एक नाम है स्टेप्सिन, इस एमाइलेज को एमाइलोक्सिन कहते हैं, एमाइलोक्सिन कहा जाता है। इसके अलावा यहां से न्यूक्लियेज भी आता है, देखिए न्यूक्लिक एसिड भी। तो काफी तरह के, इवन देखो यहाँ पर एक और नाम है, देखो इलास्टेज वगैरह भी होता है, इलास्टेज प्रोटीन डायजेशन के लिए होता है इलास्टेज। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूं आपको मैंने क्या क्या लिखा है कि पेनक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स बहुत सारे हैं। देखो ट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और ये सभी एंजाइम्स आप जानते हो, ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है, ट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और एक नाम मैंने क्या बताया आपको, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए पेनक्रिटिक एमाइलेज को ही एमाइलोक्सिन कहते हैं,
ये नाम याद रखिएगा। जैसे सेलेब्री एमाइलेज को टाइलिन कहा जाता है, उसी तरह से पेंक्रेटिक एमाइलेज को एमाइलॉक्सिन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है ये। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होता है, लाइपेज, उसको स्टेप्सिन कहा जाता है, STEAPSIN, स्टेप्सिन। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए देखो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लिएज होता है। समझ में आ गया सबको? मैंने कहा कि जैसे सेलेब्री एमाइलेज को टाइलिन कहा जाता है, उसी तरह से पेंक्रेटिक एमाइलेज को एमाइलॉक्सिन कहते हैं। समझ में आ गया? जिस तरह से सेलेब्री एमाइलेज को टाइलिन का नाम दिया जाता है, वैसे ही पेंक्रेटिक एमाइलेज को एमाइलॉक्सिन कहते हैं। क्लियर हुआ? और मैंने क्या कहा कि पेंक्रेटिक लाइपेज को स्टेप्सिन कहा जाता है, स्टेप्सिन। और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए यहाँ पर न्यूक्लिएज होता है। तो हर तरह की एंजाइम्स यहाँ पर बनते हैं। हाँ, प्रो एंजाइम देखो, इनएक्टिव तो, अब देखो इनएक्टिव तो जिसमें ये देखो, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव होता है। सभी एंजाइम्स इनएक्टिव नहीं है। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रो लगा हुआ है देखो यहाँ पर। इवन लाइपेज वगैरह तो लिखा हुआ है, बट आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि लाइपेज को एक्टिवेट करता है पेंक्रियाज का एंजाइम। तो कह सकते हैं लाइपेज भी यहाँ पर जब पेंक्रियाज से आता है तो इनएक्टिव फॉर्म में ही आता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको बाइल चाहिए होता है। तो लाइपेज भी कह सकते हैं एक इनएक्टिव फॉर्म में ही आता है पेंक्रियाज से। और जो भी इनएक्टिव एंजाइम होता है वो प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो लाइपेज पेंक्रियाज से आता है, क्या वो बिना बाइल का काम कर सकता है? तो आंसर है नहीं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पेंक्रेटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है कौन? बाइल। मैंने क्या कहा कि जो लाइपेज पेंक्रियाज से आता है, क्या वो पेंक्रियाज से निकलने के बाद एक्टिव हो जाता है? उसका आंसर है नहीं। उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत है बताओ? बाइल की जरूरत होती है, जो लिवर से आता है। बाकी आप जानते हैं कि ये जो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन वगैरह होता है, बताऊंगा इसके बारे में, ये सब एंट्रोकाइनेज से एक्टिवेट होता है। ये अभी डिस्कस करेंगे बाद में इसको कि कैसे पेंक्रियाज का एंजाइम एक्टिवेट होता है, जब हम डाइजेशन के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है? और याद रखना, इसी एसिडी की सिक्रेशन को, ये जो एसिडी है ना यहाँ पर, इसी के सिक्रेशन को पेंक्रेटिक जूस कहा जाता है। जूस कहते हैं इसको। और इस जूस का अमाउंट भी 500 से 600 ml पर डे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। पेंक्रेटिक एसिनी के सिक्रीशन को पेंक्रेटिक जूस कहते हैं। इस जूस का अमाउंट 500 से 600 ml होता है पर डे, और ये हाईली अल्कलाइन होता है। याद रखना, इस जूस का पीएच 8.6 के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा अल्कलाइन सिक्रीशन किस ग्लैंड का होता है? तो उसका आंसर है पेंक्रियाज। पेंक्रेटिक सिक्रीशन, पेंक्रेटिक जूस सबसे ज्यादा अल्कलाइन है, जिसका पीएच 8.6 होता है। देखो बाइल में 8.3 है और ये 8.6 होता है। तो मोस्ट अल्कलाइन सिक्रीशन इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये आपके पेंक्रियाज से आता है, जिसका पीएच 8.6 होता है। बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन का पार्ट होता है। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसका फंक्शन अभी नहीं पढ़ना हमें। ये जब एंडोक्राइन का पार्ट बताया जाएगा आपको तो बताएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है।
जितने हार्मोन जानते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब यहीं से आता है ना। अरे इसी एंडोक्राइन पार्ट से, यहीं से तो आप जानते हो इंसुलिन आता है, यहीं से ग्लूकागॉन वगैरह आता है। तो ये सब हार्मोन्स के सिक्रीशन है। बट अभी ये नहीं पढ़ना हमें, अभी मैं आपको केवल एक्सोक्राइन का पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। हमें केवल अभी एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ना है। बट ब्रीफली आप जानते हैं, ये बहुत नॉर्मल सा चीज है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन सेल्स का नाम होता है। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहां से हार्मोन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब बोर्ड में जगह बचा नहीं, अब इसको मैं साफ करता हूं। साफ करो इसको, सबने लिख लिया इसको? ठीक है, समझ में आ गया सबको? और देखो, ग्लैंड का एक लास्ट पार्ट है, वो है गॉल ब्लैडर। देखो इसका फंक्शन क्या होता है, इट कंसंट्रेट द बाइल एंड सेकंड स्टोरेज ऑफ बाइल कहते हैं। ये दो पॉइंट याद रखिएगा अबाउट द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पेनक्रियास, सॉरी, लिवर की बाइल को स्टोर करता है, उसे कंसंट्रेट करता है। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होगा, लिखते हैं फैट डाइजेशन will be highly delayed। कई लोगों की गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह बन जाते हैं, गॉल स्टोन बन जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि कई बार डॉक्टर गॉल ब्लैडर को हटा देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे आप डायग्राम को देखिए, जैसे मान लो ये आपका लीवर है ऐसे, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है ऐसे, यहाँ से डक्ट आ रहा है ऐसे, जो डक्ट आपके लीवर से आ रहा है ऐसे, अब ये डक्ट देखिए ऐसे, तो एक यहां से आना है, कुछ यहां से आना है। अब क्या होगा, जब ये नहीं होगा तो केवल ये वाला भाग आएगा, और ये बाइल अगर ये हटा दिया जाए यहाँ से, तो जो बाइल लीवर से आएगा वो कैसा होगा, वो डेल्टेड बाइल होता है। तो ये बाइल उतना ज्यादा फंक्शनल नहीं होगा। बाइल को कंसंट्रेट करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। जब गॉल ब्लैडर होगा ही नहीं तो सीधा बाइल आएगा, देखो नीचे, अब ये तो यहाँ पे कट गया है, तो सीधा बाइल नीचे आएगा देखो, और वो बाइल डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो जितने अच्छे से फैट का डाइजेशन फास्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि फैट डाइजेशन नहीं होगा, वो होगा, लेकिन वो स्लो हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर फैट डाइजेशन विल बी हाईली डिलेड। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप फैट फूड को कम खाइए, जिनका, या ना खाइए, बहुत कम जिनके बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है। एक टर्म यूज करते हैं, पॉलीसिस्टोकोमी कहते हैं। इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर का ये नाम है, साइंटिफिक नेम या क्लिनिकल नेम कहते हैं इसको पॉलीसिस्टोकोमी। ये है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर कहा जाता है इसको। पॉलीसिस्टोकोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर।
ठीक है, समझ में आ गया? गॉल ब्लैडर से अपना कोई सिक्रीशन नहीं है। गॉल ब्लैडर से वो कोई बाइल बना नहीं रहा है, बाइल तो लीवर से ही बनता है। तो लीवर हट जाएगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बट गॉल ब्लैडर के हटने से हैप्पी बर्थडे नहीं होता। अगर लीवर को हटा दिया गया या लीवर खराब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तो मरना तय है, हैप्पी बर्थडे इज कंफर्म्ड। लेकिन गॉल ब्लैडर के हटने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो, लीवर, पेनक्रियास, इनमें अगर प्रॉब्लम है या पेनक्रियास वगैरह का काम करना बंद कर दे या पेनक्रियाटिक कैंसर वगैरह हो जाए, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। पेनक्रियास और लीवर वगैरह के हटने से, देखो, अगर पूछा जाएगा कि 3 ग्लैंड्स हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पेनक्रियास और लिवर, दोनों या दोनों में से कोई एक, दोनों या दोनों में से कोई एक अगर काम करना बंद कर दे, तो आदमी मोर से नो मोर हो जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाता है? आदमी मोर से नो मोर हो जाता है। बट अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाएगा, तो आपकी जिंदगी में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा आप बटर चिकन खाने में आपको दिक्कत होगी फिर, क्योंकि इसमें फैट होता है। मटन नहीं खा पाएंगे आप, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खा पाएंगे आप। समझ में आ गया? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये मैंने बता दिया ऑल अबाउट द different types of glands associated with our digestive process. Now we will discuss what are the physiology of digestion. अब हमें देखना है कि डाइजेशन होता कैसे है। तो ना स्टार्ट विथ, और क्या, गॉल ब्लैडर में क्या है? छोटा सा चीज है, कितना पढ़ोगे इसके बारे में? बस इतना ही है, रिसर्च करना है इसमें। चलिए यहां देखिए, अब आप स्टार्ट कीजिए। देखो, लिखिए अब, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब आप खाने को डाइजेस्ट कैसे करते हैं उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और आप जैसा जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आपकी माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना? देखिए, सबसे पहले कहते हैं ए इन बकल कैविटी। लगभग 30% के आसपास जो स्टार्ट होता है, नॉट ऑल, 30% के आसपास, ये टाइलिन की प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में, Cl माइनस कहते हैं देखो, और लगभग 6.8 pH के प्रेजेंस में ये स्टार्च टूट जाता है कंपोनेंट में, डाइसैकराइड्स में, माल्टोज में, प्लस आइसोमाल्टोज कहते हैं। ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर। 30% स्टार्च ही, जब आप खाने को मुंह में मैस्टिकेट कर रहे होते हैं, खाना जब आपके सलाइवा से मिक्सअप होता है माउथ में, तो उसका 30% कंपोनेंट टाइलिन की हेल्प से क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में और 6.8 pH के लिए, उस pH पे 30% स्टार्च माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, डाइसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद देखो, अगर बात करें इन स्टमक, नो कार्बोहाइड्रेट
डाइजेशन। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं होते इसके लिए। हम बात करें इन ड्यूडेनम, यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है। याद रखिएगा, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है किसी भी तरह के फूड का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एवरीथिंग। द मेन साइट ऑफ डाइजेशन इज ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो अब क्या होगा, जो 70% स्टार्च अभी बचा हुआ था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इस पे अब काम करेगा एम्फेटिक एमाइलेज, जो पैनक्रियाज से आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, देखो एम्फेटिक एमाइलेज कहते हैं। कितना डाइजेस्ट हो गया, तो 70% जो यहाँ बचा हुआ था। मैक्सिमम स्टार्च का डाइजेशन तो पैनक्रियाज की हेल्प से ही होता है। और बनता क्या पता आपको, बनना वही होता है, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज कहता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो अब ये माल्टोज अवेलेबल है बहुत सारा, इस पे अब काम करेगा माल्टेज, जो इंटेस्टिनल जूस में होता है। और बनता क्या बताओ, बनना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। और आइसोमाल्टेज कहते हैं, बनना तो वही होता है, वो तो जस्ट आइसोमेटिक फॉर्म होता है ना। इसके अलावा जानते हैं आप, दूध वगैरह में लैक्टेज होता है, लैक्टोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है, सीधा वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लैक्टेज सेट करेगा। क्या बनता है बता दो, इससे बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और जो चीनी वगैरह का सुक्रोज होता है, इनवर्ट शुगर कहते हैं इसको, सुक्रेज को इनवर्टेज भी कहते हैं, इनवर्ट कहते हैं, इनवर्ट शुगर, इनवर्ट। कुछ रोटेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, केमिस्ट्री में चला जाता है फिर वो। तो सुक्रोज पे सुक्रेज का एक्शन होता है, इन्वर्टेज भी कहते हैं, सुक्रेज को इन्वर्टेज भी कहते हैं, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। और बनता है क्या पता है, इससे बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कहते हैं। देखिए हो गया डाइजेशन। होता क्या बताओ, कि ये एक तरह का केमिकल एक्शन से आप मैक्रोमोलिक्यूल्स को उसके स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या बताओ, कि कार्बोहाइड्रेट को सबसे छोटे यूनिट में तोड़ दिया, पॉलीसेक्राइड को हमने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया केमिकल एक्शन के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं, जो हम अपने ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया? तो ये है आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, अब यहां देखो, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। तो आप जानते हैं कि बकल कैविटी में नो प्रोटीन डाइजेशन।
क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पेप्टिडेजेस कहते हैं, पेप्टिडेजेस एंजाइम्स, वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे उसको पेप्टिडेजेस कहते हैं, पेप्टिडेज कहते हैं। तो आपकी बक्कल कैविटी में किसी तरह का कोई पेप्टिडेज नहीं होता तो डाइजेशन भी नहीं होगा उसका। अब देखो इन स्टमक में जैसे मान लो ये स्टमक है आपका, और आप जानते हैं कि स्टमक में देखो क्या होता है। अगर मैं सेल्स के बारे में बताऊं आपको, यहाँ पे देखो ऐसा ही है। जैसे ये मान लो आपका पेप्टिक सेल है, ये ऑक्जेंटिक सेल है ये, और ये मान लो आपका अर्जेंटाइन सेल होता है। मेनली ये 3 तरह के सेल्स देखो मैं बता रहा हूं। अब क्या होगा देखो, जब प्रोटीन आपके जब खाना खाएंगे और प्रोटीन जब यहां पहुंचेगा, देखो प्रोटीन फूड है, ये मान लो आपका प्रोटीन फूड है जो स्टमक में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन फूड होता है स्टमक में, अब ये क्या करता है देखो, ये एक्टिवेट करेगा आपके इस देखो, ये इसकी वजह से इस पेप्टिक सेल्स पे इसका एक्शन है ना, इसकी वजह से अर्जेंटाइन सेल एक्टिवेट होता है, और इसकी वजह से देखो आपका ऑक्जेंटिक सेल एक्टिवेट होता है। मैंने कहा था कि अर्जेंटाइन सेल से हिस्टामिन आता है, और ऑक्जेंटिक सेल अब क्या रिलीज करेगा बताओ, यहां से HCl बनता है, और हिस्टामिन जो होता है ये इस ऑक्जेंटिक सेल को और एक्टिवेट करता है HCl के बनने के लिए। अब आप जानते हैं कि जो पेप्टिक सेल होता है यहां से बनता है पेप्सिनोजेन पहले। अब इस पेप्सिनोजेन पे जब HCl का एक्शन होगा तो क्या बनेगा बताओ, पेप्सिन बनेगा। इन्फेंट्स वगैरह में प्रोरेनिन बनता है, प्रोरेनिन, जिसको बेसिकली काइनोसिन भी कहा जाता है, काइनोसिन कहना है। इस पे जब HCl का एक्शन होता है तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से मैं बता देता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोटीन फूड के स्टमक में आने के बाद पेप्टिक सेल एक्टिवेट हो गया, ऑक्जेंटिक सेल भी एक्टिवेट हो गया, और अर्जेंटाफिन सेल भी एक्टिवेट हो गया। पेप्टिक सेल से एंजाइम आता है, ऑक्जेंटिक सेल से HCl आता है, पता है आपको, और अर्जेंटाफिन सेल से हिस्टामिन आता है। ये हिस्टामिन इस ऑक्जेंटिक सेल को एक्टिवेट करता है और ज्यादा HCl के बनने के लिए। और जब HCl बनेगा तो क्या होगा देखो, जो पेप्सिडोजेन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको पेप्सिन कहते हैं। प्रोरेनिन ये इन्फेंट्स में होता है, याद रखना, ये इन्फेंट्स के स्टमक में होता है। इस पे HCl का एक्शन होता है, ये रेनिन में कन्वर्ट होता है, ये एक्टिव हो गया। अब देखो क्या होगा, अब जो प्रोटीन फूड आपके स्टमक में अवेलेबल है, इस प्रोटीन पे जब पेप्सिन का एक्शन होता है तो ये कंपोनेंट में टूटता है, देखो
पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस कहते हैं। ये प्रोटीन का छोटा सा कंपोनेंट है, देखो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। काइमोसिन इसी को कहते हैं। देखो रेनिन का ही एक्चुअली, देखो अगर आप मेडिकल साइंस में पहुंचेंगे तो एक्चुअल में ये जो रेनिन टर्म है ये काफ वगैरह में, गाय के बछड़ों में यूज होता है। ह्यूमंस में उसको काइमोसिन कहते हैं मेनली। ये टर्म याद रखिएगा कि काइमोसिन टर्म स्पेसिफिक तरीके से ह्यूमंस के लिए यूज होता है, बट आपके एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में रेनिन ही लिख दिया जाता है सबके लिए। रेनिन बेसिकली काफ में होता है, गाय के बछड़े में होता है, बट ह्यूमंस में उसको काइमोसिन कहते हैं। समझ में आ गया सबको? और याद रखना स्टमक में लगभग 30% की पूरी डाइजेस्ट होता है। थर्टी 30% फूड ही आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन 30% ही होता है, अभी ज्यादा नहीं हुआ। और याद रखना कि प्रोटीन फूड जो आपके स्टमक में है ये आपके पीएसएनएस को भी एक्टिवेट करता है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और ये पीएसएनएस भी आपके इस अडेंटा किंग सेल को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन के आने की वजह से आपके एलिमेंट्री कैनाल में या आपके नर्वस सिस्टम में भी चेंज आता है। वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, पीएसएनएस, और वो भी आपके अडेंटाथीन सेल पे एक्ट करता है हिस्टामिन के बनने के लिए। समझ में आ गया सबको? कहानी समझ में आ गया? तो प्रोटीन फूड इन स्टमक, उसके बाद क्या क्या हुआ समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब हम बात करें इन ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में क्या क्या होता है? अब खाना पहुंच चुका है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम अब ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं। देखिए तो ये मान लो इस तरह का डायग्राम बनाया हमने, ये सपोज कीजिए आपका ड्यूडेनम है ऐसे, ये मान लो ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये मान लिया जाए ऐसे ही है आपका, ये हमारा पेनक्रियाज है हमारा। ये ड्यूडेनम है, ये पेनक्रियाज है ना? अब देखिए जो फूड है, देखो ये जो आपका ये जो एसिडिक टाइम पहुंच गया आपके ड्यूडेनम में, उसकी वजह से होगा क्या? देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपके इस पेनक्रियाज से, जैसे ये पेनक्रियाज होता है, और अब ये भी पता है कि यहाँ पर एक जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, देखो ये आपका इंटेस्टिनल सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर सेल जो होता है, यहां से आता है एंजाइम, जिसको कहते हैं एंडोकाइनेज ई। अब जो पेनक्रियाज से एंजाइम आएगा, देखो जैसे कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन होता है, पहले सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन की बात करते हैं। तो यहां से क्या आएगा बताओ? ये है ट्रिप्सिनोजेन जो पेनक्रियाज से आ रहा है। देखो तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो ये आपका ट्रिप्सिनोजेन होता है, पूरा लिखना है ट्रिप्सिनोजेन, इस पे एंड्रोकाइनेज का एक्शन होता है। एंड्रोकाइनेज, एंड्रोकाइनेज इंटेस्टिनल सेल से आता है, ये पता है आपको। एंड्रोकाइनेज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये।
इंटेस्टिनल सेल से आता है एंट्रोकाइनेज, जो पेनक्रियास के एंजाइम को पहले एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, क्या बताओ? ट्रिप्सिन है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा कि ट्रिप्सिनोजेन जो पेनक्रियास से आता है, जब एसिडिक काइन आपके जिडोनम में आ गया उसके बाद ऐसा होता है। एसिडिक काइन एक तरह का स्टिमुलस है, एक तरह का वो फैक्टर होता है। एसिडिक काइन के जिडोनम में होने की वजह से पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजेन आएगा और बाइकार्बोनेट के बल्क में आता है। याद रखना, यहां से बाइकार्बोनेट की रिलीज होता है बहुत ज्यादा। और बाइकार्बोनेट क्या करेगा? उस एसिडिक काइन को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा, पता है आपको। तो पेनक्रियास से मेनली अगर देखा जाए तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन बन गया और बहुत सारा अमाउंट में बाइकार्बोनेट भी आता है एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। और अब देखिए, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो अपने आप को एक्टिवेट करता है। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन को एक टर्म यूज करते हैं, देखो ट्रिप्सिन को क्या बोलते हैं? इसको ऑटो कैटालिटिक एंजाइम कहा जाता है। एक बार ट्रिप्सिन आपका बन जाए, देखो थोड़ा सा भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑटो कैटालिटिक एंजाइम कहते हैं ट्रिप्सिन को। एक बार थोड़ा सा ट्रिप्सिन अगर बन गया तो फिर एंट्रोकाइनेज की जरूरत नहीं होती, ट्रिप्सिन खुद को एक्टिवेट कर लेता है। ट्रिप्सिन itself act on trypsinogen and converted into trypsin। देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि एक बार आपका ट्रिप्सिन अगर बन गया तो वो ऑटो कैटालिटिक होता है। ऑटो कैटालिटिक कहते हैं, मतलब क्या है? देखो कि ट्रिप्सिनोजेन पे ट्रिप्सिन के एक्शन से देखो वो खुद ट्रिप्सिन बन जाता है। टी टी टी, ट्रिप्सिनोजेन पे ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और ट्रिप्सिन बन जाएगा, ये लीजिए। इसे कहते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? इसको ऑटो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है। और ये ट्रिप्सिन केवल अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता, भाई बंधु को एक्टिवेट करता है, ये भाइयों को भी एक्टिवेट करता है। कैसे? देखो, जैसे आप जानते हैं अब काइमो ट्रिप्सिनोजेन होता है, इस पे भी ट्रिप्सिन एक्ट करता है और काइमो ट्रिप्सिन बन जाता है। काइमो ट्रिप्सिनोजेन पे ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? काइमोट्रिप्सिन। समझ में आ रहा है? वैसे ही देखिए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज पे प्रो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है और वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज बन जाता है। देखिए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज पे ट्रिप्सिन का एक्शन होता है और वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी इनएक्टिव फॉर्म था वो सब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि वो कौन से एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ऑप्शन दिया गया है एंड्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन, बोथ, तो क्या लिखेंगे बताओ? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, बन जाएगा ना। क्वेश्चन ये फ्रेम कर दिया गया कि वो कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। दोनों ऑप्शन दे दिए गए, एंड्रोकाइनेज भी और ट्रिप्सिन भी। तो आंसर क्या होगा? बोथ।
है, या ऐसे पूछ दिया जाएगा आपसे कि इनिशियली वर्ड लगा दिया गया, देखो मैंने क्या लगाया, इनिशियली ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एंड्रोकाइनेज। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनिशियल वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इस तरह से कि आफ्टर द, एक लाइन लिखिए, आप एक क्वेश्चन लिखो, एक लाइन लिखिए आप पहले, देखो when the acidic chyme, लिखिए when the acidic chyme enters in duodenum, when the acidic chyme enters in duodenum, it will stimulate pancreatic cell, to release अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया टू रिलीज, अब ऑप्शन देखो मैं क्या दे रहा हूं, ऑप्शन देखो क्या किया गया है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, एंड्रोकाइनेज, और एक ऑप्शन दिया गया मोर देन वन। ऑप्शन लिखिए आप लोगों ने, ऑप्शन लिखिए, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, एंड्रोकाइनेज, और दिया गया ऑप्शन मोर देन वन। क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से। मोर देन वन, हाँ जी मुनीष जी बताइए क्या क्या होगा, मोर देन वन में क्या क्या आएगा, 1 2 3 सब आ जाएगा। अरे बताओ, एंट्रोकाइनेज पेनक्रियास से आता है क्या, एंट्रोकाइनेज तो पेनक्रियास से आई, तो एंट्रोकाइनेज तो हो ही नहीं सकता है, तो पहले हटेगा ऑप्शन। तो बचा क्या, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन थोड़ी आता है, अरे ट्रिप्सिन थोड़ी आएगा, वहां ट्रिप्सिनोजेन आता है ना, तो दो आंसर होगा, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन कहता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बेटा काइमोट्रिप्सिनोजेन कहते हैं, उससे काइमोट्रिप्सिन बनता है, लेकिन पेनक्रियास से तो काइमोट्रिप्सिनोजेन ही आएगा ना, उसका एक्टिवेशन तो ड्यूडेनम में होता है। याद रखना, पेनक्रियास से जो एंजाइम आते हैं इनएक्टिव फॉर्म में आता है, वो एक्टिवेट होगा कहां बताओ, ड्यूडेनम में आकर, चाहे वो ट्रिप्सिनोजेन हो, चाहे वो काइमोट्रिप्सिनोजेन हो, चाहे वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो, ये सब पेनक्रियास से आते हैं, इसका एक्टिवेशन आपके ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, चलिए। तो देखो ये छोटा सा एरिया है, देखो यही फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में यही सब चीजें हैं कि आपको एक छोटे से इंफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है, केवल कॉन्सेप्ट समझ, अगर और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। फिजियोलॉजी में रटना कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या चीजें हो रही है, और सब पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है और आप आंसर क्या कर रहे हैं उसका। ठीक है,
अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए देखो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइन, एक क्वेश्चन और लिख लो, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइन। अरे आता है लेकिन मैंने ऑप्शन में थोड़ी लिखा है, आता तो बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा? लिखिए क्वेश्चन लिखिए, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइन इन ड्यूडेनम, एसिडिक काइन इन ड्यूडेनम stimulates release of ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन दिया हमने एंटेरोकाइनेज, दूसरा ऑप्शन दिया हमने बाइकार्बोनेट आयंस, तीसरा ऑप्शन दिया हमने ट्रिप्सिनोजेन, और एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। क्या करेंगे? यस, अब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, चारों के चारों हो जाएंगे, तीनों के तीनों हो जाएंगे इसमें। एंट्रोकाइनेज भी होगा, बाइकार्बोनेट भी होगा और ट्रिप्सिनोजेन भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो फिजियोलॉजी केवल पढ़ना नहीं है, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे फ्रेम होते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइन इन द ड्यूडेनम, in the presence of acidic kind in the duodenum, it will stimulate release of, अब क्या क्या होगा देखो, एंट्रोकाइनेज भी होगा, बाइकार्बोनेट भी होगा और ट्रिप्सिनोजेन भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन का अब समय नहीं है, मैंने पहले कहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल खोलो, एमसीक्यूज ऑफ डाइजेशन का देखिए, वहां पर इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पर, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एवरी क्वेश्चन। नाम क्या? मेरा नाम तुम्हें पता नहीं है? लिख लो अल्बर्ट आइंस्टाइन, लिख लो मेरा नाम। बेवकूफ जैसे बात करते तुम लोग यार, कितनी बार बोल चुका हूं। बेटा ट्रिप्सिन ने, देखो ट्रिप्सिन का रिलीज नहीं होता ना, रिलीज तो ट्रिप्सिनोजेन का होता है, ट्रिप्सिन तो बनता है, कन्वर्ट होता है ना, रिलीज किस चीज का होता है? क्या ट्रिप्सिन रिलीज होता है क्या? रिलीज ट्रिप्सिनोजेन का होता है, ट्रिप्सिन तो बनता है, तो ट्रिप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिनोजेन हो सकता है, ट्रिप्सिन नहीं होगा। रिलीज पूछ रहा हूं, रिलीज ट्रिप्सिनोजेन का होता है, समझ में आ गया?